नमस्कार दोस्तों, टिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं आरओ एआरओ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के बारे में। यहाँ पर आपका वीडियो टेस्ट सीरीज है ये, जिसमें कि 7000 प्रश्नों के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम का सुनिश्चित रिवीजन हेतु वीडियो टेस्ट सीरीज है ये आपकी। इसमें टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट रिवीजन आपको कराया जाएगा। सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी सारे टेस्ट की। 4000 प्रश्नों का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ 15 फुल सिलेबस टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये टेस्ट आपका बाइलिंगुअल क्वेश्चंस होंगे, इसमें याद रखिएगा। अगर इस टेस्ट से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर 2 व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। यहाँ पर इन व्हाट्सएप नंबर पर आप वीडियो टेस्ट लिखकर सेंड कर दीजिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी क्लास। तो आपका एग्जाम अब पास आ रहा है तो जल्दी से जल्दी वीडियो टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं रिवीजन के लिए, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। कोरल जीवित जीव होते हैं, ठीक है। जो कोरल्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो शैवाल यूजेंथला से सजीवी रूप से संबंधित होते हैं। That have a symbiotic relationship with a algae called zooxanthellae। तो यहाँ पर देखिए आपका जो पहला स्टेटमेंट है इसको ध्यान से देखिए। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है प्रवाल भित्तियां या प्रवाल शैल श्रेणियां समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है जो कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती हैं। तीसरा आपको दिया गया यह शैवाल कोरल को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करके पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं, जबकि जूजेंथला को एक आश्रय स्थल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर देखिए क्लास, अगर आप पहले स्टेटमेंट और तीसरे स्टेटमेंट को रिलेट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले स्टेटमेंट में आपको दिया गया है जो कोरल्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसको बायोटिक करिए, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं किसके साथ? शैवाल के साथ, एल्गी के साथ, जिसका की नाम क्या है? जूजेंथला है, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में मैंने आपको बताया था क्या होता है, दोनों ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको बेनिफिट होता है, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं। तीसरा स्टेटमेंट देखिए वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर रहा है। ये शैवाल कोरल को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करके पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं। मतलब जो जूजेंथला एल्गी है उसको कोरल्स जो है, जो जूजेंथला एल्गी है वो कोरल्स को फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्रिया संपन्न करके क्या प्रोवाइड कर रहा है? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है। ये तो लिखा है ये शैवाल जो जूजेंथला है कोरल को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करके पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, खाना उपलब्ध कराता है हम कह सकते हैं, जबकि जूजेंथला को एक आश्रय स्थल की प्राप्ति हो जाती है। और जो कोरल पॉलिप्स हैं, जो पॉलिप्स हैं वो क्या करते हैं? इन एल्गीज को, जिनका की नाम जूजेंथला है, उनको रहने की जगह दे देते हैं, ठीक है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि कोरल ब्लीचिंग एक टर्म आता है, कोरल ब्लीचिंग में क्या होता है? जो कोरल लीव्स का जो असली रंग होता है वो पानी में टेम्परेचर बढ़ने के कारण या और भी सोर्सेस के कारण, पॉल्यूशन बढ़ने के कारण यहाँ पर जो पॉलिप्स होते हैं उस पे ये जो एल्गीज होते हैं जूजेंथला वो इनको छोड़ देते हैं, जिसके वजह से ये पॉलिप्स का जो कलर होता है वो आपका चला जाता है और इसी को हम कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है क्लास, एक छोटा सा देखिए, यहाँ पे अगर ये एक पॉलिप है तो इस पॉलिप पे, इस कोरल पे बहुत ढेर सारे छोटे छोटे एल्गीज होते हैं जिसको कि हम किन नाम से जानते हैं? जूजेंथला नाम से जानते हैं। और ये जो एल्गीज हैं वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से खाना बनाते हैं
और इसी तरीके से वो न्यूट्रिएंट्स पॉलिप को देते हैं। और ये जो पॉलिप है वो रहने की जगह, आखिर इन्हीं के ऊपर एल्गी रह रहे हैं ना, वो रहने की जगह एल्गीज को देता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, कोरल रीफ कहते हैं। जब बहुत ढेर सारे कोरल्स आपके एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो एक भित्ति मतलब ये कोरल रीफ का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इस पूरे उसको हम कोरल रीफ कहते हैं। ये चीज समझ में आया? तो प्रवाल भित्तियां या प्रवाल शैल श्रेणियां लिखिए ना, जो बहुत ढेर सारे श्रेणियां समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है जो कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे ही जब ढेर सारे थाउजेंड ऑफ लैक्स ऑफ कोरल्स एक जगह आपके इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनकी एक लाइफ सेल भी तो होगी, कुछ समय बाद वो मर जाते हैं, उनके ऊपर दूसरा कोरल होता है ऐसे, तो एक चट्टान का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनी रहती है। यहां पर तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और उत्तर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर देखिए क्लास, एक दो चीजें और देखिए। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की जब भी हम बात करते हैं तो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ मिलता है। ये भी कोरल रीफ्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया में। और कहां पर, तो मैंने आपको बताया ऐसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट में कोरल रीफ्स, ग्रेट बैरियर रीफ आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ठीक है, इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में देख लीजिए अंडमान में, निकोबार में, गल्फ ऑफ मन्नार में, लक्षद्वीप में, ठीक है, कच्छ में, यहाँ कोरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है भारत में। ये चीज क्लियर हो गई ना क्लास? बहुत इजी शब्दों में अगर आपको समझना है, बस आप ऐसे समझिए, ये अगर कोरल पॉलिप है तो इसी के ऊपर जो एल्गीज है, जिसको कि हम जूजेंथली कह रहे हैं, वो रहते हैं। ठीक है, और ये जो एल्गीज हैं वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बना रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। ठीक है, और यहाँ पे जो कोरल्स के जो वेस्ट है उनको भी वो कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा कोरल। तो अब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए इन एल्गीज को कार्बन डाइऑक्साइड की भी रिक्वायरमेंट होगी, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेगी। ठीक है, भोजन बनाएगी, वो भोजन कोरल पॉलिप्स को भी मिलेगा। ठीक है, और ये कोरल पॉलिप्स एल्गीज को रहने की जगह देंगे। यही आपका पूरा प्रोसेस होता है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। उत्तर वैदिक काल में प्रयुक्त शब्द श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क का अर्थ किस धातु से है? मतलब क्या होता है, किस धातु से? एल्यूमिनियम से, चांदी से, सोना से या फिर लोहा से? ए, बी, सी, डी में से आपका सही उत्तर क्या है? तो ये याद रखिएगा, श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क हम लोहे को कहते हैं। डी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वनाक्षित है? ठीक है, कवर्ड बाय द फॉरेस्ट, मैक्सिमम परसेंटेज जियोग्राफिकल एरिया का फॉरेस्ट से कवर है। परसेंटेज की बात की है, ध्यान दीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय या फिर मणिपुर? यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है क्लास वो है मिजोरम। बी आपका सही उत्तर है। अब देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पर कल्पना करिए कि एक माँ है, ठीक है, ये एक माँ है जो कि कंघी से अपना बाल झाड़ रही है। ठीक है, तो माँ कॉम कर रही है। ठीक है, माँ कॉम कर रही है और माँ का नाम क्या है? अरुणा है। याद रखिएगा, माँ का नाम अरुणा है, वो अपना बाल कॉम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर MA क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। ए से क्या हो जाएगा? क्या नाम है माँ का? अरुणा है, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा, और फिर एक M से क्या होगा? महाराष्ट्र। तो ये एरिया वाइज याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र एरिया की हम बात कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, फिर छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है। मकॉम करके आप इस तरीके से अपनी कल्पना करके, आपको कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब हम बात करते हैं परसेंटेज के बेसिस पे, प्रतिशत के बेसिस पे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका मिजोरम आता है। ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश होता है, फिर मेघालय, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड। एक चीज देखिएगा, जब हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ही हैं आपके। ठीक है, जिसमें सबसे पहले मिजोरम है, ठीक है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर है और नागालैंड है। तो यहाँ पर आपका
इस प्रश्न का उत्तर बी सही था। अगला हम देखते हैं क्लास चौथा प्रश्न। निम्नलिखित का मिलान करिए। मामला दिया गया है, केस दिया गया है और मूल संरचना में जोड़ी गई इन केसेस के थ्रू हमने बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें ऐड की, ये पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले IR कोहलो केस की बात की गई है, फिर राम जेठमलानी केस, मद्रास बार एसोसिएशन केस। इन केसेस के थ्रू हमने अपने बेसिक स्ट्रक्चर में किन किन चीजों को ऐड किया है ये पूछा गया है। तो यहां पर देख लीजिए, जब हम IR कोहलो केस की बात करेंगे तो इसके थ्रू हमने कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ ये जोड़ा। राम जेठमलानी केस की जब हम बात करेंगे तो यहां पर आपका अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को जोड़ा गया बेसिक स्ट्रक्चर में कि इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की जा सकती है। मद्रास बार एसोसिएशन केस की बात करेंगे तो यहाँ पर न्यायिक समीक्षा की बात की गई, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है ना हमारे संविधान में कोई भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन वो संशोधन जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान की, जो मूल संरचना है उसके साथ छेड़खानी नहीं हो सकती है। अगर किसी भी अमेंडमेंट के थ्रू, किसी भी संविधान संशोधन के थ्रू ऐसा लगा कि मूल संरचना के साथ छेड़खानी हो रही है तो उसे नल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, मतलब उस संविधान संशोधन को नहीं लागू किया जाएगा, माना नहीं जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो फोर्थ का सी आपका हो गया। अगला हम देखते हैं फिफ्थ प्रश्न। वैश्विक प्रवाल भित्ति गठबंधन की बात की गई है, ग्लोबल कोरल रीफ एलियांस की बात की गई है, या गैर लाभकारी संगठन है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है। दूसरा दिया गया है ग्लोबल कोरल रीफ एलियांस की परियोजना में समुद्री कृषि, पर्यटन और तट संरक्षण के लिए प्रवाल भित्तियां और समुद्री आवास की पुनर्स्थापना शामिल है। फिर आखिरी आपको दिया गया वैश्विक प्रवाल भित्ति गठबंधन की स्थापना 1990 में हुई थी। तो यहाँ पर याद रखिएगा क्लास, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। देखिए, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने आंसर बहुत जल्दी दे दिया, लेकिन कभी अगर आपको ऐसा लगता है ना तो आप वीडियो को आराम से पॉज कर लिया करिए क्लास। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लेक्चर बहुत लंबा खींचे और आपका समय बर्बाद हो, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी आपको चीजें एक्सप्लेन कर दी जाए। लेकिन कभी भी ऐसा लगता है कि मैम की स्पीड बहुत तेज हो गई है तो वीडियो को प्लीज पॉज कर लिया करिए। अब देखिए, यहाँ पर ग्लोबल कोरल रीफ एलियांस की बात की गई है। इसको फाउंड किया गया था 1990 में, ये एकदम सही है। ठीक है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में फोकस किया जाता है कोरल रीफ्स को प्रोटेक्ट करने को, मैराइन लाइफ को प्रोटेक्ट करने को, ठीक है, टूरिज्म को प्रोटेक्ट करने, टूरिज्म को प्रमोट करने को और कोस्टल प्रोटेक्शन करने को। ये सारी चीजें जो दी गई है वो बिल्कुल सही है और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। ठीक है, तो फिफ्थ का डी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं केरल के निम्नलिखित प्रमुख शहरों में से कौन सा सबसे दक्षिण की ओर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए, कन्नूर दिया है, कोझिकोड दिया है, मलप्पुरम दिया है और कोच्चि दिया है। तो सबसे दक्षिण में, साउथ में केरल में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो आपका है ABCD में से डी, कोच्चि। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, केरल में दक्षिण की ओर जाते हुए शहरों का क्रम कन्नूर, कोझिकोड, मलप्पुरम और सबसे आखिरी साउथ में आपका कोच्चि। ठीक है, इन चारों में। 7 प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण के संबंध में गलत है। यहाँ पर देखिए क्लास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर और स्टेट के बारे में बोला गया है और कौन सा इनकरेक्ट है। सब जगह आपको अनुच्छेद दिए गए हैं, आर्टिकल दिए गए हैं, तो आपको देखना है कौन सा अनुच्छेद आपका करेक्ट नहीं मेंशन किया गया है। अनुच्छेद 268 की बात करेंगे, केंद्र द्वारा लगाए गए कर लेकिन राज्यों द्वारा एकत्रित और विनियोजित की बात की गई है। यहाँ पर जो सेंटर है, ध्यान दीजिएगा, जो सेंटर है वो टैक्स लगाएगा। ठीक है, लेवी कौन करेगा, सेंटर करेगा, लेकिन उसको कलेक्ट और अप्रोप्रिएट कौन करेगा, स्टेट करेगा। ये सारे टैक्स आर्टिकल 268 में दिए गए हैं, जो कि सही है। ठीक है, दूसरा दिया गया है केंद्र द्वारा लगाए और एकत्रित किए गए कर लेकिन राज्यों को सौंप
गए कर। यहाँ पर क्या दिया गया है, जो केंद्र है, ठीक है, वो क्या करेगा, टैक्स लेवी करेगा और कलेक्ट भी केंद्र ही करेगा। यहाँ पर खाली सेंटर टैक्स को लगा रहा था, लेकिन जो स्टेट था वो टैक्स को कलेक्ट कर रहा था और अप्रोप्रिएट कर रहा था, विनियोजित कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जो टैक्स है उसको लगाएगा भी सेंटर और कलेक्ट भी सेंटर ही करेगा, लेकिन उसको फिर सौंपेगा किसे, राज्य को। ये आर्टिकल 269 में दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। फिर अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य में माल और सेवा कर का ग्रहण और संग्रहण। यहाँ पे क्या बोला गया है, जीएसटी का कलेक्शन ऑन इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, ये आर्टिकल 269 में दिया गया है और आपको पता है ये तो बिल्कुल ही सही है, ठीक है। और आखिरी दिया गया है, केंद्र द्वारा लगाए और एकत्रित किए गए लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित कर। यहाँ पर जो टैक्स है उसको लगा कौन रहा है, केंद्र लगा रहा है। कलेक्ट कौन कर रहा है, केंद्र ही कर रहा है, लेकिन इतने करने के बाद उस टैक्स को केंद्र, सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है। तो ये किस आर्टिकल में दिया है, बोला गया है, ये आपका आर्टिकल 271 में दिया है। तो क्लास ये आपका गलत है, ये आर्टिकल 270 में दिया गया है कि केंद्र द्वारा लगाए और एकत्रित किए गए कर, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्टली मैच्ड पूछा गया है, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा गया है। चलिए 8वां प्रश्न हम देखते हैं। गौतमीपुत्र सतकर्णी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या दिया गया है, गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन राज्यों में सबसे महान थे। दूसरा दिया गया है, नासिक में उनकी मां गौतमी वल्लभश्री के शिलालेख में उन्हें शकों, पल्लवों और यवनों के विजेता के रूप में उल्लेखित किया गया। यहाँ पर आपका कौन सा सही है, बताइए। आपको पता है गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन राज्यों में सबसे महान थे, इसमें कोई भी वो नहीं है, ठीक है। उन्होंने शक शासक नहपान को हराया था, पता है ये चीज आप लोगों को याद रखेगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि किसने शक शासक नहपान को हराया था, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने, ठीक है। नासिक में उनकी मां गौतमी वल्लभश्री के शिलालेख में उन्हें शक, पल्लवों और यवनों की विजेता के रूप में उल्लेखित किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है क्लास। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। व्याख्या पढ़ लेते हैं यहाँ पर, देखिए। गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन राज्यों में सबसे महान थी। उसने शक शासक नहपान को हराया और नहपान के सिक्कों को अपनी शाही प्रतीक चिन्ह के साथ फिर से जारी किया था। ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नहपान के सिक्कों को अपनी शाही प्रतीक चिन्ह के साथ किसने जारी किया था, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी थे। देखिए अपनी मां के नाम से जाने जाते हैं ये गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है। नासिक में उनकी मां गौतमी, इनका नाम था, गौतमी वल्लभश्री के शिलालेख में उन्हें शकों, पल्लवों और यवनों के विजेता के रूप में उल्लेख किया गया है और ऐसा भी कहा गया है उन्होंने प्रतिष्ठित वैदिक अश्वमेध यज्ञ भी किया था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 9वां प्रश्न। हम महासीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गंगा नदी के बेसिन की स्थानिक प्रजाति है या मीठे पानी की सबसे छोटी मछली है। तो हम मसीर को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रुकिए पहले फोटो दिखाती हूँ, ये देखिए। तो बताइए ये सबसे छोटी मछली है कि सबसे बड़ी मछली कही जा सकती है, देख लीजिए ध्यान से। तो जो दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया गया, यह सबसे छोटी मछली है, एकदम गलत है। यह गंगा नदी बेसिन में पाई जाती है, नहीं, ये कावेरी नदी बेसिन में पाई जाती है, ठीक है, ना कि गंगा नदी। तो यहाँ पे कावेरी बेसिन होगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल गलत हैं, डी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। समझ में आ गया क्लास, चलिए। और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है, ये भी याद रखिएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं। फैटमैन परमाणु बम का कोड नाम था जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जापान के नागासाकी में गिराया गया था। दूसरा आपको दिया गया, फैटमैन बम में यूरेनियम का उपयोग विखंडनीय सामग्री के रूप में किया गया था। और तीसरा आपको दिया गया, लिटिल बॉय परमाणु बम का कोड नाम था जिसे अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा में गिराया गया था। यहाँ पर कौन सा कथन आपका सही है, ये बोला गया है।
तो देखिए क्लास, जब हम देख रहे हैं फैटमैन परमाणु बम का कोड नाम था जिसे संयुक्त राज्य यूएसए द्वारा जापान के नागासाकी में गिराया गया था, ये बिल्कुल सही है। फैटमैन बम में यूरेनियम का उपयोग विखंडनीय सामग्री के रूप में किया गया था, ये आपका गलत है। यूरेनियम का नहीं, प्लूटोनियम का किया गया था, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, प्लूटोनियम का किया गया था, इस वजह से सेकंड आपका गलत है। लिटिल बॉय परमाणु बम का कोड नाम था जिसे यूएसए ने जापान के हिरोशिमा में गिराया था, हाँ ये भी सही है। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड सही है। यूएसए ने फैटमैन नाम का जो परमाणु बम था वो नागासाकी में गिराया था, और लिटिल बॉय नाम का जो बम था वो हिरोशिमा में गिराया था, ठीक है। और प्लूटोनियम का यूज किया था फैटमैन बम में, ना कि यूरेनियम का। तो बी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 11वां प्रश्न। अनुच्छेद दिए गए हैं, प्रावधान दिए गए हैं, 102, 112, 118, बहुत आसान है। तो 102 की बात करेंगे तो यहाँ पे किसकी बात की गई है, यहाँ पर किया गया है सदस्य, ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप की बात की गई है, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, ठीक है। तो 102, तो यहाँ पर एक फर्स्ट का आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट का बी हो जाएगा, यहां दिया गया है। सेकंड देखें, 112 में हमने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की है। आपको पता है कि हमारे संविधान में कहीं पर भी टर्म बजट नहीं मेंशन है, ठीक है। बजट की जगह जो टर्म मेंशन है, जो स्टेटमेंट, वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, ना कि बजट। तो ये याद रखिएगा, जिसके के बारे में कहा लिखा गया है अनुच्छेद 112 में। 118 की बात करेंगे तो यहाँ पर रूल ऑफ प्रोसीजर की बात की जाती है, प्रक्रिया के नियम की। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 12, अर्थव्यवस्था में बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार कीजिए, क्या क्या दिया गया है। एक बॉन्ड एक निश्चित आय साधन है जो एक निवेशक द्वारा एक उधारकर्ता को दिया गया एक प्रकार का ऋण है। एक बॉन्ड को ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच एक अनुबंध के रूप में माना जा सकता है जिसमें ऋण और उसके भुगतान का विवरण शामिल है। तो ठीक है क्लास, देखिए, किसी को मनी रेस करना है, किसी को मनी चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, बॉन्ड इशू कर सकता है, ठीक है। जो बायर्स हैं वो क्या करेंगे, बॉन्ड को खरीदेंगे और अपना पैसा इस इशूअर को दे देंगे जो बॉन्ड इशू कर रहा है, और कुछ समय बाद जिसने ये बॉन्ड खरीदा है वो इस बॉन्ड को लौटाएगा और जिसने बॉन्ड इशू किया था वो विद इंटरेस्ट उसको पैसे दे देगा। यही चीज होती है। तो एक ये लिखा है, अ बॉन्ड इज अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट दैट रिप्रेजेंट अ लोन मेड बाय इन्वेस्टर टू अ बोरोवर। जो इन्वेस्टर है जिसको पैसे की जरूरत है उसने बॉन्ड इशू किया बोरोवर्स को, बोरोवर्स ने उसको पैसे दिए और बॉन्ड खरीद लिया, और कुछ समय बाद बोरोवर्स क्या करेंगे, वो अपना इन्वेंटर टू द बोरोवर, फिर वो क्या करेंगे, अपना बॉन्ड जब ले जाके देंगे तो विद इंटरेस्ट उनको उनके पैसे मिल जाएंगे। अ बॉन्ड कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लेंडर एंड बोरोवर दैट इंक्लूड द डिटेल ऑफ द लोन्स एंड पेमेंट। बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। सी आपका सही उत्तर होगा। 13 प्रश्न देखते हैं, न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न बड़ा है, समय लीजिए। किसी भी सदन में 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित निष्कासन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो अध्यक्ष सभापति को आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन करना होता है। तो देखिए, जब भी हम रिमूवल ऑफ जजेस की बात करते हैं तो ठीक है, यहाँ पर किसी भी सदन में 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित निष्कासन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, ये थोड़ा सा गलत है। यहाँ पर जब भी रिमूवल ऑफ जजेस की बात करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है। अगर लोकसभा में पेश किया जा रहा है तो ध्यान से सुनिएगा, न्यायाधीशों को हटाने का जो मामला है, अगर वो लोकसभा में पेश किया जा रहा है तो 100 सदस्यों का हस्ताक्षर साइन होना चाहिए उसमें। लेकिन अगर राज्यसभा में पेश किया जा रहा है तो 50 सदस्यों द्वारा उस पर साइन होना चाहिए, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, उस मोशन पर। तो अ रिमूवल ऑफ मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस, सही बात है, लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लोकसभा में अगर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो 100 मेंबर्स का साइन चाहिए, और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो 50 मेंबर का साइन चाहिए। तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया, दोनों के लिए अलग है,
ठीक है। इफ एडमिटेड द स्पीकर चेयरमैन मस्ट कंस्टिट्यूट अ 3-member कमिटी टू इन्वेस्टिगेट द चार्ज। ठीक है, अगर 100 मेंबर और 50 मेंबर ने साइन कर दिया तो अगर लोकसभा है तो वहां का स्पीकर क्या करेगा, 3-member कमिटी को बिठाएगा जो कि पूरे जो चार्जेस लगाए गए हैं जजेस पर उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। अगर राज्यसभा में पास कर दिया गया तो जो चेयरमैन है वो 3-member कमिटी बिठाएगा। ये एकदम सही है। याद रखिएगा इस समिति में कौन कौन होता है, मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, एक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायवादी जूरिस्ट, ठीक है, एक रिनॉल्ड जूरिस्ट भी होने चाहिए। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो खाली दूसरा है, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए क्लास, न्यायाधीशों को हटाने के बारे में 100 सदस्यों या 50 सदस्यों द्वारा, अगर राज्यसभा है 50 और लोकसभा है तो 100 द्वारा हस्ताक्षर हटाने का प्रस्ताव अध्यक्ष सभापति को दिया जाता है। अच्छा, जब अध्यक्ष और सभापति को प्रस्ताव दिया जाता है तो ये उन पर निर्भर करता है कि वो इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे या फिर इनकार कर दे। अगर वो इनकार कर देंगे तो वो मोशन वहीं पर खत्म हो जाएगा, प्रस्ताव वहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन वो जब अगर एक्सेप्ट करेंगे तो अब वो क्या करेंगे, 3-member की कमिटी बिठाएंगे, 3 सदस्यीय समिति का गठन करेंगे जिसमें मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, ठीक है, और दूसरे आपके एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे और तीसरे प्रतिष्ठित न्यायवादी शामिल होंगे। ठीक है, अब जब ये 3-member कमिटी अपनी रिपोर्ट को दे देगी उसके बाद पास कराया जाएगा। अगर लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया तो फिर न्यायाधीश हट जाएंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। चलिए 14 प्रश्न को हम देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपको दिया गया है, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा 1988 में की गई थी। दूसरा आपको दिया गया, इसका सचिवालय जिनेवा में विश्व मौसम संगठन के मुख्यालय में है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए, यहाँ पर क्या आपका सही उत्तर होगा? तो पहला आपका जो है क्लास वो बिल्कुल बताइए सही है कि गलत है। पहले को ध्यान से देखिए, वो आपका सही है कि गलत है, क्या होगा यहाँ पर आपका? अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं क्लास। ये प्रश्न मैंने आपसे डिस्कस भी किया है, अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो हमने इस प्रश्न को एक बार डिस्कस भी किया है। तो जब हम जलवायु IPCC की बात करते हैं, ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के बारे में, तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1988 में इस विषय पर एक प्रस्ताव स्वीकार किया था और जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की स्थापना के लिए यूनेप और WMO का प्रस्ताव समर्थन किया था। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो दिया गया है, इसका सचिवालय जिनेवा में विश्व मौसम संगठन के मुख्यालय में है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं 15वां प्रश्न। 15 प्रश्न क्या है? स्वपोषी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर ऑटोट्रॉप्स की बात की गई है, तो ध्यान से देखिए। केवल हरे पौधे ही प्राथमिक उत्पादक होते हैं। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक सूक्ष्म शैवाल की विभिन्न प्रजातियां होती हैं। तो क्या दिया गया है यहाँ पर बोला गया है कि खाली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वही आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स कौन है? जो अपना भोजन खुद बना रहे हैं। तो क्या खाली हरे प्लांट ही अपना भोजन खुद बनाते हैं? दूसरा दिया गया है, इन एक्वेटिक इकोसिस्टम बहुत से ऐसे माइक्रोस्कोपिक एल्गीज होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है। क्यों गलत है? उसका आंसर तो आपको दूसरे स्टेटमेंट में मिल ही गया ना। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला हम देखते हैं 16 प्रश्न को। यहाँ पर क्या दिया गया है? ये चार्टर एक्ट 1853 से रिलेटेड प्रश्न है ये। तो ध्यान से देखिए क्लास, इसमें क्या दिया गया है? इसने परिषद में 6 नए सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया था जिन्हें विधान पार्षद कहा जाता है। दूसरा है, इसने सिविल सेवाओं के चयन और भर्ती
के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, लास्ट क्लास में जब हमने चार्टर एक्ट 1833 पढ़ा था 1833, तो मैंने आपको बताया था किसने सजेशन दिया था कि एक एक कंपटीशन, ओपन कंपटीशन होना चाहिए फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। वो चार्टर एक्ट 1833 था। ठीक है, और 1853 में से लागू किया गया, ऐसा बोला गया है। फिर इसने पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी। और आखिरी दिया गया है मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और दिल्ली की स्थानीय सरकारों द्वारा चार सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। मेंबर्स वेयर अपॉइंटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड दिल्ली। तो यहां पर आपका गलत क्या होगा? देखिए, पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है, इट प्रोवाइडेड द इंक्लूजन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स। काउंसिल में 6 नए मेंबर्स इन्होंने जोड़े थे, ये बिल्कुल सही है। इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था, सजेशन 1833 में किया गया था। और इंट्रोड्यूस कब कर दिया गया? ओपन कॉम्पिटिशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट, वो चार्टर एक्ट 1853 में, बिल्कुल सही है। लोकल प्रेजेंटेशन पहली बार इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल इंट्रोड्यूस की गई, एकदम सही है। यहां पर जो डी स्टेटमेंट है ये आपका गलत है। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा, गवर्नर जनरल की परिषद के 6 नए विधायी सदस्यों में 4 सदस्य जो थे वो मद्रास, ठीक है, फिर बॉम्बे, बंगाल और आगरा के थे, ना कि दिल्ली के। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पे आगरा होना चाहिए। तो डी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए, गवर्नर जनरल की परिषद के 6 नए विधायी सदस्यों में 4 सदस्य मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की स्थानीय सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए थे, ना कि यहां पर आपको प्रश्न में दिल्ली दिया गया था। ठीक है क्लास, चलिए आगे हम देखते हैं 17 प्रश्न को। 17 प्रश्न को पढ़िए। यहां पर क्या दिया गया है? क्यों वारंटों की बात की गई है और इसका जो अर्थ है, किस अधिकार या वारंट द्वारा, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट की बात की गई है। यह पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही मांगा जा सकता है। और आखिरी आपको दिया गया है कि यह किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय के अवैध उपयोग को रोकता है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, जब हम क्यू वारंटों की बात करें, अधिकार परीक्षा की बात हम कर रहे हैं, तो इसका अर्थ किस अधिकार या वारंट द्वारा, बिल्कुल सही है। या किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय के अवैध उपयोग को रोकता है, सही बात है। आपने किस अधिकार से इस ऑफिस को ग्रहण, इस ऑफिस में आप किस अधिकार से बैठे हैं, ठीक है, किस अधिकार से ये पूछता है। ठीक है, एकदम सही है ये। या पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही मांगा जा सकता है, ये आपका थोड़ा सा गलत है। ठीक है, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है, दूसरा आपका गलत है। यहां पर देख लीजिए, जब हम बात करते हैं क्यू वारंटों का अधिकार परीक्षा के संबंध में, शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होता है? किस अधिकार या वारंट से या अदालत द्वारा किसी सार्वजनिक कार्यालय में किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा? या अदालत द्वारा। इसलिए या किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय के अवैध उपयोग को रोकता है। अन्य 4 जो रिटों के विपरीत या किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा मांगा जा सकता है, किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा, और जरूरी नहीं कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही मांगा जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए 18 प्रश्न को देखते हैं। सौर चक्र की बात की गई है, सोलर साइकिल की बात की गई है। सोलर साइकिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर 11 साल में सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरीके से बदल जाता है। खगोलवादियों ने 24 ऐसे चक्रों का दस्तावेजीकरण किया है जिसमें से अंतिम 2019 में समाप्त हुआ है। ठीक है, तो यहां पर बताइए आपका सही उत्तर क्या है? यहां पर जो दोनों ही स्टेटमेंट दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। हर 11 साल में सूर्य का जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो पूरी तरीके से बदल जाता है। सही है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब क्या होगा? इसका अर्थ है कि सूर्य के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव स्थान बदलते हैं। ठीक है, फिर सूर्य के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को फिर से पलटने में लगभग 11 और साल लगते हैं। तो हर साल ये रिवर्स हो जाता है, उत्तर और दक्षिण ध्रुव। ठीक है, astronomers have documented 24 such cycle with last one ending in 2019। ये भी बिल्कुल सही है। यहां पर आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला हम देखते हैं 19 प्रश्न।
विजुअल स्पेक्ट्रम की बात की गई है, दृश्य वर्णक्रम की बात की गई है। तो जो मानव आंख है, जो ह्यूमन आईज है, कैन सी लाइट विद द वेव लेंथ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर विच इज कॉल्ड विजुअल स्पेक्ट्रम। विजुअल स्पेक्ट्रम क्या है? ये आपका इसका जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक है। फिर दूसरा दिया गया, दृश्य प्रकाश के भिन्न रंग में अलग होने को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट्स होती है, विबग्योर सुना है ना, जो तरंगों में विभाजित होती है लाइट, विजिबल लाइट आपकी, उसको हम डिस्पर्जन कहते हैं। बताइए सही है दोनों? दोनों ही बिल्कुल सही है क्लास। विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर है। और आपको पता है विजिबल लाइट जो है आपके डिफरेंट विबग्योर रंग में आपका क्या होता है, आपकी स्प्लिट हो जाती है, और इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम डिस्पर्सन कहते हैं। दोनों ही सही है, सी आपका सही उत्तर होगा। 20वां प्रश्न हम देखते हैं। नॉमिनल जीडीपी दिया गया है और रियल जीडीपी से रिलेटेड दिया गया है। तो देखते हैं, नॉमिनल जीडीपी मौजूदा बाजार की कीमतों पर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जो है वो स्थिर मूल्य पर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। तो देखिए क्लास, जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं, इज अ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड एंड सर्विसेज। जीडीपी में याद रखिएगा खाली हम गुड्स की बात नहीं करते हैं, प्रोडक्ट्स की बात नहीं करते, यहाँ पर हम सर्विसेज की भी बात करते हैं। और नॉमिनल जीडीपी जो आपका कैलकुलेट होता है वो गुड और सर्विसेज एट करंट मार्केट प्राइस पे, ठीक है, ये याद रखिएगा, मौजूदा जो बाजार की कीमतों पर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और रियल जीडीपी जो होती है वो आपका टोटल वैल्यू ऑफ गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस एट कांस्टेंट, स्थिर मूल्य पर, ये याद रखिएगा। ये मौजूदा बाजार की कीमतों पर जो है अभी करंट मौजूदा क्या है उस पर, ठीक है, कैलकुलेट किया जाता है। जो उत्पादित सभी वस्तुओं में सेवाओं और वस्तुओं का जो कुल मूल्य है। और जब हम वास्तविक रियल की बात करेंगे तो ये स्थिर मूल्य पे जो कांस्टेंट प्राइस है उस पर। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं। इन्हीं दोनों नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को यहाँ पर एक्सप्लेन ही कर दिया गया एक तरीके से, और यही आपका सही उत्तर होगा सी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, इकोटोन। इसमें बोला गया है इकोटोन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। इकोटोन के बारे में मैंने कई टेस्ट में डिस्कस किया है। इकोटोन दो या दो से अधिक विविध पारिस्थितिक तंत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र है। मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसे अगर ये आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, खूब पेड़ है, पौधे हैं, जमीन है सब जगह, ठीक है, और इधर आपका क्या एक्वेटिक इकोसिस्टम स्टार्ट हो रहा है, जलीय पारितंत्र स्टार्ट हो रहा है, तो बीच में एक ट्रांजिशन जोन होगा जहां पर ये जमीन वाला खत्म होगा और पानी वाला इकोसिस्टम स्टार्ट होगा। इसी ट्रांजिशन सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। तो इकोटोन दो या दो से अधिक विविध पारिस्थितिक तंत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र है, एकदम सही है। यह हमेशा बहुत संकरा क्षेत्र होता है, दिया गया है यहाँ पर। ये बहुत नैरो एरिया होता है, यह तनाव का क्षेत्र होता है। ये अच्छी तरह से विकसित इकोटोन में कुछ जीव होते हैं जो आसपास के समुदायों से पूरी तरीके के अलग होते हैं। क्लास एक चीज याद रखिएगा, इकोटोन जो होता है वो बहुत संकरा क्षेत्र होता है। ये आपका थोड़ा सा गलत है, ये संकरा और काफी चौड़ा दोनों हो सकता है। जो ट्रांजिशन जोन है, जो आपका संक्रमण क्षेत्र है, वो संकरा भी हो सकता है, नैरो भी हो सकता है और ब्रॉड भी हो सकता है, ठीक है। इस वजह से आपका बी स्टेटमेंट गलत हो गया, ये याद रखिएगा। ये जोन ऑफ टेंशन कहलाता है, ये सही है। ये एक अच्छी तरीके से विकसित इकोटोन में कुछ जीव होते हैं जो आसपास के समुदायों से पूरी तरीके से अलग होते हैं, ये भी सही है। तो 21 का बी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं क्या दिया गया है। 22वां प्रश्न, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? बेरुबरी केस, केशवानंद भारती केस, LIC केस, या फिर नन ऑफ द अबव? तो जल्दी से आंसर दे दो, इसका सही उत्तर क्या है? तो वो केशवानंद भारती केस था, बी आपका सही उत्तर है। केशवानंद भारती केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने पहले के निर्णय को खारिज कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। प्रस्तावना का अत्यधिक महत्व और संविधान को प्रस्तावना के आलोक में पढ़ा गया और व्याख्या किया जाना जरूरी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 23rd प्रश्न को अब हम देखते हैं। ये किस चीज से? महाद्वीपीय विस्थापन से रिलेटेड है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से रिलेटेड है। तो देखिए क्लास क्या सही होगा यहाँ पर। एल्फ्रेड वेनर
तो एल्फ्रेड वेंगर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी उसको एल्फ्रेड वेंगर द्वारा दिया गया था। ये सही है ना? एकदम सही है। पेंजिया एक सुपर महाद्वीप था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है ना? पेंजिया एक महाद्वीप था। पेंजिया सबसे पहले लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के रूप में दो बड़े महाद्वीपों में टूट गया, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एल्फ्रेड वेगनर द्वारा दी गई। जो पेंजिया था वो एक सुपर कॉन्टिनेंट था जो कि दो हिस्सों में आपका बट गया, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में। ठीक है, ये चीज बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो 1, 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3 आपका सही उत्तर है। डी सही उत्तर है। ठीक है, अगला देखते हैं 24वां प्रश्न। यदि आप ईटानगर से चेन्नई तक सड़क यात्रा कर रहे हैं तो भारत के भीतर उन राज्यों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जहां से आप यात्रा करेंगे? तो चलिए क्लास बता दीजिए। आप ईटानगर से चल रहे हैं तो आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश से आप कहाँ जाएंगे? थोड़ा मैप को इमेजिन करिए। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आप चल रहे हैं तो असम जाएंगे, फिर पश्चिम बंगाल। अगर हमारे भारत का नक्शा कुछ ऐसे करके है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप ईटानगर से अरुणाचल प्रदेश से असम जाएंगे, असम से यहाँ पर बंगाल जाएंगे, वेस्ट बंगाल अंदर की तरफ से जाना है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद आप जाएंगे पश्चिम बंगाल से उड़ीसा जाएंगे, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, फिर आप तमिलनाडु में जा पाएंगे। ठीक है, चेन्नई में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 राज्य हो गए। अच्छा प्रश्न था, इसके लिए थोड़ा सा भारत का मैप आपके आंखों में होना चाहिए। ठीक है, अगला हम देखते हैं 25वां प्रश्न। HMIS तलवार की बात की गई है। ठीक है, विच ऑफिसर ऑफ HMIS तलवार वॉज अरेस्टेड फॉर राइटिंग क्विट इंडिया ऑन शिप पैनल? तो किसको अरेस्ट किया गया था बताइए? BP पाल को, BC दत्त को, PK सहगल को या फिर शाहनवाज खान को? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ABCD में से। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है BC दत्त को अरेस्ट किया गया था। ठीक है, बी जो है वो आपका सही उत्तर है। देख लीजिए यहाँ पर तलवार के एक भारतीय अधिकारी BC दत्त को जहाज के पैनल पर भारत छोड़ो लिखने के लिए गिरफ्तार किया गया था। तो BC दत्त थे वो। ठीक है, अगला हम देखते हैं 26वां प्रश्न। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंधों से संबंधित संविधान के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 74 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि परिषद होती है। 78 में दिया गया है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। 74 में तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? जब हम 74 की बात करते हैं, 74 और 78 की बात की गई है क्लास। आर्टिकल 74 में क्या बोला गया है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 78 में दिया गया है कि ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या होगी? टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही है, उत्तर सी हो जाएगा। व्याख्या में देख लीजिए, 74 में हमने राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की बात की है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस। ठीक है, प्रेसिडेंट। 75 में हमने मंत्रियों से रिलेटेड जो अन्य प्रावधान है, जो अन्य प्रोविजन है उसके बारे में बात की है, अदर प्रोविजंस के बारे में। 77 में हमने भारत सरकार के कार्य संचालन की बात की है और 78 में हमने क्या कहा है? ये ड्यूटी होगी प्राइम मिनिस्टर की कि वो इन सारी इंफॉर्मेशन सूचना राष्ट्रपति तक पहुंचाए। ठीक है, 27 देखते हैं। यहाँ पर लैंडस्लाइड की बात की गई। लैंडस्लाइड बहुत हो रहा है ना, तो देखिए ये काफी धीमी गति से होता है। अब खुद सोचो, सही से बताओ, लैंडस्लाइड क्या काफी धीमी गति से होता है? अगर काफी धीमी गति से होता तो इंसान भाग नहीं जाता, लोग मरते क्यों इतना? अभी केरल में कितने लोग मरे। दूसरा देखो, भूस्खलन के माध्यम से अलग हुए द्रव्यमान का आकार और चट्टानों में असंतुलन की प्रकृति अपक्षय की स्थिति और ढलान की ढाल पर निर्भर करती है। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? दे अकर एट वेरी स्लो पेस। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एकदम गलत है।
The size of mass detected through landslide and the nature of instability in the rock depends on weathering condition and slope gradient. हाँ, ये सही है। ये डिपेंड करता है वेदरिंग कंडीशन पे और स्लोप ग्रेडियंट पे, ठीक है, कितनी लैंडस्लाइड हो रही है, ठीक है। तो बी आपका सही होगा, पहला आपका गलत होगा। अगला हम देखते हैं 28 देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते बफन द्वारा 1749 में किया गया था। दूसरा है प्राचीनतम अवसादी शैली एवं विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण कैम्ब्रियन काल में हुआ था। यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? जो ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, विंध्यन माउंटेन रेंज, वो आपके कैम्ब्रियन पीरियड में फॉर्म हुई थी। बताइए, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहां पर अगर हम देखें, फर्स्ट रेशनल हाइपोथेसिस अबाउट द ओरिजिन ऑफ अर्थ वाज प्रपोज्ड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट बुफॉन, ये भी सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2, ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। 29 देखते हैं हम। फिरदौसी सिलसिला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिरदौसी सिलसिला के संस्थापक मध्य एशिया के सैफुद्दीन बखरजी थे या सिलसिला सुहारवर्दी सिलसिले की ही एक शाखा थी। दूसरा आपको दिया गया है बदरुद्दीन समरगंजी और अहमद सहाया मनेरी आदि इस सिलसिले के प्रमुख संत थे। तो क्लास यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही दी गई है, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। फिरदौसी सिलसिला के संस्थापक मध्य एशिया के सैफुद्दीन बखरजी थे, ये बिल्कुल सही है। ये सुहारवर्दी की एक शाखा थी, ये भी सही है फिरदौसी, ठीक है। बदरुद्दीन समरगंजी और अहमद याहया मनेरी आदि इस सिलसिले के प्रमुख संत थे, ये भी सही है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 30वां प्रश्न देखते हैं। 30 प्रश्न देखिए क्लास, यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है? जो एसोसिएशन है उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, ये हमने डिस्कस भी किया था। मित्र मेला, एचआरए, एचएसआरए, अनुशीलन समिति। तो सबसे पहले आपका मित्र मेला हो जाता है, 1 हो जाएगा, फिर अनुशीलन समिति हो जाएगा, फिर एचआरए हो जाएगा, फिर आपका एचएसआरए हो जाएगा। 1 4 2 3, बी आपका सही उत्तर होगा। देख लेते हैं यहाँ पर, मित्र मेला 1899, ठीक है, एचआरए 1924, जिसमें बाद में 1928 में सोशलिस्ट शब्द को ऐड किया गया, तो वही एचएसआरए हो गया, और 1902 में अनुशीलन समिति। चलिए 31 देखते हैं हम। संसद में प्रयुक्त भाषाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान ने संसदीय कार्य के लिए हिंदी और अंग्रेजी को भाषा घोषित किया है। पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को किसी भी अनुसूचित भाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। यहाँ पर संविधान ने संसदीय कार्य के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा को घोषित किया है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड हिंदी एंड इंग्लिश एज अ लैंग्वेज फॉर द पार्लियामेंट्री वर्क, बिल्कुल सही है। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है मे परमिट अ मेंबर टू एड्रेस द हाउस इन एनी शेड्यूल्ड लैंग्वेज, ये आपका गलत है। पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में, ठीक है, याद रखिएगा, उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति देता है। यहाँ पे जो दिया गया था, पीठासीन किसी सदस्य को किसी भी अनुसूचित भाषा में नहीं, मातृभाषा में, ठीक है, ये याद रखिएगा, सदन को। तो इस वजह से ये गलत हो गया। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 32। म्युनिसिपल बॉन्ड की बात की गई है, तो देखते हैं, बॉन्ड से रिलेटेड प्रश्न है ये। वे सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थानों द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियां जिन्हें नागरिक परियोजनाओं के लिए धन की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये जो म्युनिसिपल बॉन्ड्स हैं वो इशूड होते हैं, ये डेट सिक्योरिटीज होती हैं जो कि गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा इशू किए जाते हैं फॉर रेजिंग द फंड फॉर द सिविक प्रोजेक्ट। एकदम सही है ये, ठीक है, एकदम सही है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर दूसरा आपको दिया गया है, बेंगलोर नगर निगम 1997 में भारत में म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय बना। तो बेंगलोर नगर निगम को पैसे की आवश्यकता थी, इसीलिए उसने पहली बार 1997 में म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया। बॉन्ड जारी में क्या है, जो बॉन्ड खरीदेगा वो पैसे लाके दे देगा, ठीक है, और फिर बाद में जब वो अपना बॉन्ड
वापस करेगा तो उसे विद इंटरेस्ट पैसे मिल जाएंगे उसके। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और यहां पर उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 33rd प्रश्न को। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है। राष्ट्रपति को 30 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। और तीसरा आपका दिया गया है, संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं ले सकते हैं। आपको सही बताना है। देखिए क्लास, जब हम इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो इम्पीचमेंट किसी भी हाउस में आपका इनिशिएट किया जा सकता है। सही बात है, किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। महाभियोग बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति को 30 दिन की नोटिस दिया जाना चाहिए, ये आपका गलत है। 14 दिन की नोटिस राष्ट्रपति को दी जाती है। संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते, ये भी गलत है। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना, वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ये चीज याद रखिएगा। संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं भाग लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही बिल्कुल गलत है। तो एक खाली जो एक ऑप्शन है आपका वही सही है, फर्स्ट जो है वही सही है, इसलिए उत्तर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 34। कैबिनेट मंत्रियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक छोटा निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। कैबिनेट शब्द को संविधान के अनुच्छेद 352 में 1978 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया था। तो देखिए क्लास, बिल्कुल सही है ना। यह एक स्मॉल बॉडी होती है जिसमें 15 से 20 आपके मंत्री होते हैं। कैबिनेट शब्द को आर्टिकल 352 में जोड़ा गया था, लेकिन क्या 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? नहीं, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था। इसी वजह से सेकंड आपका गलत हो गया और आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल एक। ठीक है, चलिए आज की क्लास के आखिरी प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस घाटे को जुड़वा घाटे के रूप में जाना जाता है? चालू खाता घाटा, राजकोषीय घाटा, पूंजी खाता घाटा, राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा, राजस्व घाटा, या फिर पूंजी खाता घाटा, राजस्व घाटा। पढ़ लीजिए क्लास, वीडियो को पॉज करके। ट्विन डेफिसिट हम किसे कहते हैं बताइए? तो याद रखिएगा, जब कोई देश एक ही समय में चालू खाते के घाटे और राजकोषीय घाटे का सामना करता है तो उसे हम जुड़वा घाटे के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट दोनों कोई कंट्री फेस कर रहा है तो उसे हम ट्विन डेफिसिट कहते हैं। ए आपका सही उत्तर होगा। तो चलिए क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे और थैंक यू सो मच आज की क्लास को अटेंड करने के लिए। आज की क्लास में क्वेश्चंस अच्छे थे तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, आज के क्लास के जो क्वेश्चन का लेवल था वो अच्छा था मैं कहूंगी। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने प्रश्न सही हुए, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम उस डाउट को अगर पॉसिबल होगा तो तुरंत कमेंट में ही क्लियर कर देंगे, नहीं तो अगर जरूरत होगी तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप लोग पढ़ रहे होंगे। पढ़ाई के साथ बिल्कुल भी ढिलाई मत करिएगा, अपने पढ़ाई में पढ़ते रहिए। थोड़ा सा समय बचा हुआ है, कभी भी निराश होइए तो एक अच्छा सा कोई भी मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लीजिए, खुद फिर मोटिवेट होइए। अपने आप को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे परीक्षा आएगी आप निराश होने लगेंगे, आपको लगेगा अरे क्या होगा क्या नहीं होगा। अब छोड़ो, जो होना है वो हो चुका है, समय निकल चुका है। अब क्या बचा है? बस अर्जुन की तरह मछली की आंख को देखो और कुछ मत देखो, मछली को देखो, मछली की आंख को, और कुछ नहीं है आपको अब देखना है। ठीक है, बस अब अपने एग्जाम की डेट को देखो और पढ़ो, और बिल्कुल मत सोचो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब एग्जाम में अपीयर कर लेना, प्रीलिम्स दे आना, तब बैठ के सोचना कि अब आगे क्या करना। अब वो समय नहीं है। 2 महीने में आप कुछ अलग नहीं कर लेंगे। आप कुछ कर सकते हैं तो अपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई फोकस रखिए, किसी भी चीज से भ्रमित मत होइए क्लास। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करिए, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाइए। किसी भी चीज में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, लेकिन पढ़ाई करना मत छोड़िएगा क्लास। मैं आपसे बस एक ही अनुरोध करूंगी,
आप सफल होंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। एक चीज आप जानिए, तो अपने पे विश्वास रखिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए, अपने बड़ों पर विश्वास रखिए, उन पे उनके आशीर्वाद पर विश्वास रखिए और पढ़ते रहिए निरंतर। सफलता आपको जरूर मिलेगी। क्या होगा क्या नहीं होगा प्रीलिम्स के बाद सोचिए, अब प्रीलिम्स तक फोकस रहिए एकदम। और मैं आपको बता रही हूँ, जिस दिन आपका प्रीलिम्स का पेपर बहुत अच्छा करके आएंगे आपको खुद ही मोटिवेशन मिल जाएगा कि अब मुझे मेंस की तैयारी और अच्छे से करनी है। इस साल मैं निकाल के रहूंगा या निकाल के रहूंगी पेपर को, ठीक है, मैं सिलेक्ट होके रहूंगी। तो थैंक यू सो मच क्लास। आशा करती हूँ आप लोग खूब पढ़ें, आप लोग खूब स्वस्थ रहें और अच्छे से पढ़ाई करें, आप लोगों को जल्दी सफलता मिले और खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में